मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर सबसे पहली चीज तो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है इस चीज के लिए टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखो, सबसे पहली बात तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। पैरेलल के अंदर मान लीजिए देखो ये सर्किट है, अब इस सर्किट के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके मैंने पैरेलल में यहाँ पर वोल्ट मीटर को अरेंज किया है। क्यों अरेंज किया है? ये वोल्ट मीटर मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, इधर भी तो लगा सकता हूँ। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल क्योंकि ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस मतलब कि रेसिस्ट यानी कि रोकना, जो चीजों को क्या करता है रेसिस्ट करता है यानी कि रोकता है। तो जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, तो रेसिस्ट करता है किस चीज को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। अब मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है और मैं इस सर्किट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके बिल्कुल मैंने सीरीज में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो ये करंट आया और यहाँ से आगे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली होती है जिसकी वजह से इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हमारा यहाँ पर रन नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा। तो जब ये ऑन नहीं होगा तो भैया चार्ज का कैसे पता लगाओगे? तो ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस हम लोग इसको क्या करते हैं, हमेशा कोई भी सर्किट है किसी भी सर्किट के अंदर जो भी अप्लायंसेस है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग यहाँ पर V से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक और नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। कहते नहीं कि वोल्टेज कम या ज्यादा हो रही है, तो यानी कि नंबर ऑफ चार्ज जो आ रहा है वो कम हो गया है, तो पंखे है लाइट है डिम हो जाती है। अगर ज्यादा होता तो कई बार तेज घूमने लगते हैं, जैसे लाइट चली गई, ठीक है, और बहुत सारे अप्लायंसेस आपके घर में रन कर रहे हैं, तो इन्वर्टर से अब क्या किया जा रहा है, चार्ज को दिया जा रहा है, लेकिन सारी चीजें डिम हो जाती है। लाइट आती है वो फास्ट हो जाती है, पता चल जाता है लाइट आ गई है, तो दैट इज द जो हमें इसके यहाँ पर पता चलता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इन चैप्टर्स के जिसके बारे में हम बात करें, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, यहाँ पर तो मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बल्ब बना दी, लेकिन हर एक अप्लायंसेस का अपना खुद का भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इस तरीके के सिंबल से। दिस इज द रेजिस्टेंस। सर इनका खुद का भी अपना रेजिस्टेंस होता है तो ये भी करंट के फ्लो को अपोज करते हैं? नहीं भैया, इनका खुद का अपना रेजिस्टेंस है। इस बात का क्या मतलब है, अरे इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यूज किया, यूटिलाइज किया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को तो इसने भी रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया, तो इसका भी रेजिस्टेंस है, लेकिन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सर्किट के अंदर 3 बल्ब बना देता हूँ, ये पहला बल्ब, ये दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब है, या तो ऐसे कर लो या फिर ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, यानी 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनका अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा तो हमेशा इनके पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। चलिए, ये यहाँ पर मेरे पास बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब की बिजली, बिल्कुल सही बात। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? तो बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप की डेफिनेशन तो जो कुछ लिखी हुई है आप लोगों के। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वही तो हमने पढ़ा, तो वही दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिक। और इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक। तो चार्ज का फ्लो होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट is a flow of charge. Got it? So electric current is a flow of charge, लेकिन कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिनोट करता हूँ I से। I इज इक्वल टू इसके बराबर है Q, यानी कि जो चार्ज फ्लो हुआ है अपॉन में T। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है और कितनी देर के लिए, वही हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इज द फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ कंडक्टर in per unit time is called the electric current। इलेक्ट्रिक करंट को I से नोट करते हैं, Q हो गया चार्ज और T हो गया हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? ये तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जिसको मैं I से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, वो बराबर होता है किसके लिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q और अपॉन में T, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है गिवन यूनिट टाइम में, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। टाइम का यहाँ पर क्या मुद्दा है कि उसने कितना चार्ज यूटिलाइज किया। बल्ब देखो एक बार ऑन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन इसने यूटिलाइज करे हैं बेसिक, लेकिन ये करंट तो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, यानी कि हर बार के जब 50 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं तो हर बार 10-10 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहा है। तो कितनी देर तक आपका अप्लायंसेस ऑन है, उस दौरान कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर यूटिलाइज और उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है। आगे आने वाले टॉपिक पे हम लोग पढ़े। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करता हूँ, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारे पास एम्पियर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा स्विच होता है वो 5 एम्पियर का, मोटर का गीजर का जो बड़ा स्विच होता है वो 15 एम्पियर का होता है। तो 1 एम्पियर कूलाम की, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टाइम की हमारे पास यहाँ पर आ गई जी सेकंड। तो 1 एम्पियर बराबर है बेसिकली किसके? यहाँ पर 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकंड के बराबर है। 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकंड। अगर कोई कहता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो हम कहेंगे व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द 1 एम्पियर। तो वो मेरे पास यहाँ पर 1 एम्पियर कहलाएगा। एक छोटी यूनिट भी होती है जिसको मैं बोलता हूँ मिली एम्पियर, है ना, जो एलईडी बल्ब्स होते हैं। तो हमारे पास 1 मिली एम्पियर बराबर होता है बेसिकली 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी कि 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है। तो दिस इज द 1 मिली एम्पियर। अब ये तो बात हो गई करंट की, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हुआ है? मैंने बोल दिया जब फ्लो चार्ज। तो इसी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस है, दिस इज द एमीटर। दिस इज कॉल्ड द एमीटर। तो वोल्ट मीटर को हमने V से डिनोट करा था, एमीटर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका लो रेजिस्टेंस होता है। हियर इज अ लो रेजिस्टेंस। अब इसका लो रेजिस्टेंस है, तो यानी कि करंट के फ्लो को इजीली क्या होने देगा? फ्लो होने देगा। दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। हम इसको हमेशा रेजिस्टेंस के सीरीज में या डिवाइसेस के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर करंट को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम लोग यहाँ पर एमीटर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, मान लीजिए कभी मोबाइल आपका खराब हो गया या टीवी खराब हो गया, है ना, जो भी इलेक्ट्रीशियन घर जाता है उसके पास एक इस तरीके का बॉक्स होता है। चलिए, यहाँ दो बटन से होते हैं, यहाँ पर ये मीटर होता है, और दो तार से होते हैं उनके पास, वो इस पे लगाता है ना। इसके अंदर दो आपके जैसे 3 mm का जैक होता है, ये किसमें लगाएगा? ये डिवाइस में। तो अगर इसका जो मीटर है वो अगर मूवेबल है तो समझो करंट इजीली पास हो रहा है, ये आइडेंटिफाई कर। तो ये हमारे पास एमीटर होता है। अब इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है ये देखिए। सबसे पहले भाई ये सर्किट, ये बैटरी,
यानी कि सप्लाई, ये मेरे पास स्विच, ये मेरा सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर एक बल्ब है, तो भैया मैं उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस से शो कर रहा हूँ। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसी का भी हो सकता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर किसी का भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस तो किसी का भी हो सकता है, बल्ब का भी होगा, फैन का भी होगा, हर एक अप्लायंसेस का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये तो कनेक्ट कर दिया मैंने एमीटर, और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर। और करंट जो होता है वो किस तरीके से फ्लो होता है, ये देखिए करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया मीटर से होता हुआ जाता और ये गया। वोल्ट मीटर में करंट का कोई लेना देना नहीं है, वो तो इन दो पॉइंट के बीच का। अब यहाँ पर भी तो देखो, अब यहाँ पर भी तो सेम ही चीज है, ये मेरा पॉजिटिव एंड ये मेरा नेगेटिव एंड है ना, कनेक्ट तो वायर्स होगा, लेकिन करंट तो यहाँ से फ्लो हो गया। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के बीच में कितने चार्ज का डिफरेंस आया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी पैरेलल में लगाने से ये क्या होता है, जो चार्ज हो जाता है वो डिसोशिएट हो जाता है, और यहाँ पर सिर्फ इतना ही चार्ज डिसोशिएट होगा जो इसकी वजह से वोल्ट मीटर मेरा रन हो जाए और आइडेंटिफाई कर सके किस चीज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, so that is the meter should have direct resistance, that's why it is connected in the सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। अब एक बात आती है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान है भाई। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए तो उसको सर्किट को कंप्लीट कर दो। Then what you need to do, just complete the circuit। सर्किट कंप्लीट हो गया तो आपका बिजली आती रहेगी। भाई आपको करना क्या है, बटन ऑन कर दिया तो बल्ब जलता रहेगा, बात करना, भले चाहे लाइट चली जाए तब भी जलता रहेगा, इन्वर्टर लग रहा हो तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यानी कि बटन ऑन है, यानी कि सर्किट कंप्लीट है, तो काम हमारे पास यहाँ पर पूरा है क्या, कि आपका कंटिन्यूअस फ्लो आता रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो वो वैसे तो एक बहुत सिंपल लाइन में हो सकता है इसका जवाब। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात खत्म यही हो जाती है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो मैं समझा देता हूँ, हायर क्लासेस में जाकर के टॉपिक्स दोबारा परेशान करेंगे आप। भाई मान लो ये मेरे पास सर्किट, ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब ये जो वायर है, इस वायर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझो, इस वायर के अंदर भी यहाँ पर क्या होंगे, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वायर के अंदर होंगे नहीं होंगे। इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको इस सेक्शन को, ये देखिए इस वायर को मैं यहाँ पर जूम कर, अब अभी क्या मान लो सर्किट मेरा ऑफ है, अगर सर्किट कंप्लीट है, स्विच मेरा ऑफ है, तो अभी इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली क्या हो रहे हैं बेटा, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में है, और कोई किसी डायरेक्शन। अभी तक ऐसा है, ये सिचुएशन हमारे पास सिचुएशन नंबर 1, रैंडम डायरेक्शन। अब मान लीजिए मैं सर्किट ऑन कर देता हूँ,
अब मैंने अगर यहाँ पर इस स्विच को ऑन कर देता हूँ, सर्किट को अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, देन व्हाट हैपन, क्लोज स्विच का मतलब होता है सर्किट कंप्लीट। अब सप्लाई होती है यहाँ से पॉजिटिव एंड है नेगेटिव एंड। अब आप ये देखिए, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, ये पॉजिटिव एंड है नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरफ आ जाएंगे, वो सारे के सारे मूव करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ को। भाई जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो सारे पॉजिटिव की तरफ आएंगे, कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप ये देखिए, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज पहुंच गया, सारा चार्ज कहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव एंड तक पहुंच गया, तो ये वाला एंड जो होता है मेरा एक्टिव हो जाता है, ये वाला एंड मेरा पोलर हो जाता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो इस तरीके से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ऐसे और करंट जाएगा ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पूछा जाएगा, इतना भी लिख दोगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। ये सब काम बताने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिक क्या है मैंने आपको इसको यहाँ पर खुद क्लियर कर दिया। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो कुछ नहीं, एक कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है वायर का, और बाकी रेजिस्टेंस होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच है, दो टर्मिनल है, बैटरी है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमारे पास डायग्राम, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ सिंबल्स होते हैं। मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक, ये रेजिस्टेंस, ये है सेल। और अगर मैंने यहाँ पर दो सेल एक साथ लगा दिए, दिस इज कॉल्ड द बैटरी। सही, ये फिर हमारे पास हो जाती है बैटरी। कितने सिंबल सफिशिएंट है, बुक्स में तो बहुत सारे हैं, आपको एक सिंबल और बता देता हूँ, आगे के चैप्टर्स में आएगा। दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर भैया गैल्वेनोमीटर होता है। और बल्ब का सिंबल इस तरीके से होता है, ये बल्ब हो गया। तो देयर आर सम सिंबल्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर तरीके, सर्किट डायग्राम मैंने आप लोगों को बताई किया है। उसके बाद अब हमारा एक नया टॉपिक, यानी चैप्टर जहां से अब इंटरेस्टिंग लेवल पे शुरू हो जाता है। चलिए, मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ ये सिंबल बताया और मैंने बोला कि आगे के चैप्टर्स में आएगा, ये उसी समय बताऊंगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक और बात। अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज द ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से समझिएगा भाई। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या चीज होती है, देखो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिस्टर ओम्स, और उन्होंने कुछ बात बताई, ठीक है जी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी और उसको माना भी। तो जो बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती है उन्हीं को लॉ बोला जाता है। ओम्स ने बताई तो ओम्स लॉ, मैं बोलता था कुलदीप लॉ, ठीक है जी, अनुभव बताता तो अनुभव लॉ, गुंजन बता दी तो गुंजन लॉ, और शगुन बता दी तो शगुन लॉ, ठीक है जी। तो कोई भी बताता तो वो उसका लॉ हो गया, ओम्स ने ही बता दी। अब ओम्स ने क्या बोला, अब ओम्स ने सिर्फ इतनी बात बोली
कि I is directly proportional to V। सर कैसे, क्यों, ये कैसे और क्यों छोड़ दो, लो है, ये लो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें इसमें नहीं घुसना। I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या कहता है कि अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा और I घटेगा तो V भी घटेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप देखिए ना V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब करंट भी ज्यादा ही है, ज्यादा यूटिलाइज हुआ है, चार्ज ज्यादा यूज हुआ है तो करंट ज्यादा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारे पास यहाँ पर कैसा है बच्चों, कम है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I यहाँ पर V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर V भी I के क्या है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V भी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ओम्स ने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करता है, दैट इज द R। और ये I मेरे पास यहाँ पर है। अब ये R क्या है, कहाँ से आ गया, बताता रहा हूँ। R जो है बेसिकली वो कांस्टेंट, तो अरे R कांस्टेंट है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाने के लिए हमेशा कांस्टेंट का यूज किया जाता है। समझ गए R क्यों यूज किया, तुम कुछ और यूज कर दो, A B C Z जो यूज करना है वो यूज करो, अपना नाम लिख दो, V is equal to शगुन into I, V is equal to कुलदीप into I, V is equal to हार्दिक into I, V is equal to टीना into I, जो लिखना है वो लिख लो, तुम्हारा मन है यार। ऐसे कैसे लिख ले, अरे भैया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो ओम्स को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एलोबरेट करना था रेजिस्टेंस का, तो उसने आर ले ली, लेने को यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। आप में से किसी को दिक्कत है आर लेने से, बस तो बात खत्म हो गई। अब ये आर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आर यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई V इज इक्वल टू आर इंटू आई, अगर R की वैल्यू 1 है तो V इज इक्वल टू 1 इंटू आई, तो I आएगा, 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो वही आता है। भाई 4 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू आल्सो 4, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, यानी कि V इज इक्वल टू I ही है बाय डिफॉल्ट। R यहाँ पर क्या चीज है, R यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस, समझे, R यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को बच्चों, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, के हमारे पास फार्मूला आ जाता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। एक फार्मूला हमने ये लिख दिया, एक फार्मूला हमारे पास पिछले स्क्रीन पर था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और यहाँ पर आ गया I इज इक्वल टू V अपॉन R। गॉट इट, ये बात समझ में आई। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना, इससे मैंने फार्मूला बना दिया I इज इक्वल टू R, यानी कि I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन R के क्या है, R के क्या है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि R अगर ज्यादा तो I कम और R कम तो I ज्यादा। R क्या रेजिस्टेंस, अभी यही तो बोला थोड़ी देर पहले मैंने, R यानी रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि आई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो आई यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजी होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा होगा। तो मुझे दो बातें पता चली, एक तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी अगर ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे को यहाँ पर देखने को मिला, दैट इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होती क्या चीज, रेजिस्टेंस हो गया आर सबसे पहली चीज, और इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो होती है ओम, ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम, OHM। और ये इसका यहाँ पर क्या है भैया, इसका यहाँ पर ये सिंबल है, इस सिंबल से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो देयरफॉर अगर R है मेरे पास यहाँ पर, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा V अपॉन आई, R V अपॉन आई है, R क्या से निकालते हैं 1 ओम बराबर हो गया
V यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। अगर कोई कहता है डिफाइन 1 ओम, तो बराबर है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के। तो 1 ओम बेसिकली क्या है? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flow through it is called the 1 ohm.